दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आईएमआरई सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर में है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सारा का सारा आपको बताया जा रहा है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कुछ भी है आपको है यहाँ पर दिया जा रहा है सारे सब्जेक्ट यूडब्ल्यूटी, ईडीडी सेकंड और आईएमआरई। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आईएमआरई के 500 कितने 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। दोस्तों यहाँ पर मैंने 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए। अगर अभी तक आपने ये नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देख लीजिए। और भी आगे मैं वीडियो जैसे ला रहा हूँ, आपकी डेली क्लासेस यहाँ पर आपको मिल रही हैं। इसके साथ साथ मैं आईएमआरई के थ्योरी लेक्चर्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये आईएमआरई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पता भी नहीं है और कितना सारा कहाँ से गए। तो इस वजह से आप अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जब अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं 500 ऑब्जेक्टिव तो आपको दे ही रहा हूँ। इसके साथ यूडब्ल्यूटी और ईडीडी में भी बहुत अच्छे तरीके से मैं वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके देने की कोशिश कर रहा हूँ और अपलोड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जल्दी आपका ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो एक्चुअली में जैसे हमने मेगर था या फिर इंस्टॉलेशन टेस्टर था, ये सारा का सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए देख लीजिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे कि ये जो इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल मशीन का, उसको कैसे मापते हैं, वो अगर ख़राब हो जाए तो कैसे ख़राब होता है, उसको सही कैसे करेंगे, उसके क्या क्या रीजन्स होते हैं ख़राब होने के, ठीक है ना। ये सारी की सारी हम लोग बातें करेंगे यहाँ पर इस वाले लेक्चर पे। तो जो हमारे मोटर होता है या फिर जनित्र होता है या फिर ट्रांसफार्मर का जो विद्युत रोधन है वो प्रतिरोध मापने के लिए मेगर द्वारा दिश धारा पैदा करके परिपथ में दी जाती है। परिपथ या मशीन की वोल्टता के अनुसार 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट या 2000 वोल्ट की मेगर का प्रयोग किया जाता है। सिंपल से इसमें ये बताया गया है कि जो हमारे इंसुलेशन होता है, किसी भी मशीन का जो इंसुलेशन होता है वो मेगर के थ्रू मापते हैं। और मेगर हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट रेंज के हो सकते हैं, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 2500 वोल्ट के, ठीक है ना दोस्तों। अब भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार बड़ी मशीनों का न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है ये बताया गया। तो इसको मापने के लिए हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं कि जो मशीन की जो रेटेड वोल्टेज होती है अपान 1000 प्लस केवीए या बीएचपी में निर्धारित निर्गत, यानी कि केवीए में आउटपुट वो कितनी मशीन दे रही है, उसकी रेटिंग मतलब उसकी रेटिंग कितनी है बटे में 1000 प्लस केवीए में उसकी आउटपुट। छोटी मशीनों के लिए विद्युत रोधन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ये इसमें देखो, ये यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि छोटी मशीनें जो होती हैं वहाँ पर विद्युत रोधन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, सिंपल से। अब यहाँ पर बात आती है जो ट्रांसफार्मर का जो विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है, परीक्षण होता है, टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वो कैसे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बस, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग अप मतलब यहाँ पर टेस्ट चल रहा है ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो है उसके बारे में, तो इस वजह से यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया है। वैसे ट्रांसफार्मर की जो रेजिस्टेंस इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है ये सारा का सारा मैंने पहले पीछे बता दिया है, वहाँ पर भी अच्छे से जो उसका वीडियो और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड है। तो अगर अभी तक नहीं देखें तो आप देख लीजिए, यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया है। तो जो ये हमारी एक फेज या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज या फिर जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं पर भी उपरोक्त परीक्षण होते हैं, बहुत सारे परीक्षण होते हैं। इनमें से निम्न वोल्टेज कॉइल तथा हाई वोल्टेज कॉइल के मध्य निम्न वोल्टेज एवं ट्रांसफार्मर टैंक भू संपर्कित तथा उच्च वोल्ट तक एवं ट्रांसफार्मर टैंक के मध्य भी विद्युत रोधन प्रतिरोध मापा जाता है। उच्च वोल्टता वाले ट्रांसफार्मर में यह 200 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो हाई वोल्टेज के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें कितना हमारे इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, कम से कम 200 मेगा ओम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये सारी और भी बातें बताई, मतलब इसमें ये बताया कि जैसे अगर हमारी कोई कोर है तो वो हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर टैंक से टच नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनके बीच इंसुलेशन होगा तभी तो नहीं, मतलब तभी तो उनके बीच क्या होगा कि मतलब इंसुलेशन होगा अच्छा। अगर हमारा यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन है, जो ट्रांसफार्मर का टैंक है वो भी अर्थ नहीं होना चाहिए, यानी कि मतलब अर्थ होने का मतलब है कि हाँ इनके बीच इंसुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये कितना, ये आपको जो पॉइंट्स याद रखना है वो ये याद रखना है कि कितना, तो 200 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए उच्च हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन कौन से कारण होते हैं जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जिससे क्या होता है ख़राब हो जाता है। तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि जो विद्युत रोधी प्रतिरोध होते हैं कि गुणवत्ता सदैव एक समान नहीं रहती, कई कारणों से उनके विद्युत रोधन प्रतिरोध में कमी आने लगती। वो कौन कौन से कारण होते हैं, तो एक तो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर एंड ऑयल। आपने देखा होगा जो हमारी जो ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है वो ऑयल पे रहती है, तो इस वजह से। इसके साथ जो मशीनें थोड़ी सी मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा इंडकर वगैरह ढीला है, थोड़ा सा वेंटिलेशन वगैरह के लिए भी मशीनों में छेद होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, उससे भी नमी वगैरह अंदर चली जाती है और इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। एजिंग, अधिक आयु का होना, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं इंसुलेशन का रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। डस्ट एंड डर्ट डिपोजिशन, यानी कि डस्ट धूल धक्कड़ वगैरह जम जाती है, इससे भी। एक्सेस वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है तो उससे भी हमारे क्या होता है कि इंसुलेशन जो होता है वो कट वगैरह जाता है, यानी कि ख़राब वगैरह हो जाता है।
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इससे भी प्रॉब्लम हो, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि कम तो नहीं है, डैमेज तो नहीं हो गई है। ट्रैकिंग लीक वगैरह जो हो जाती है उससे भी, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके थ्रू क्या हो जाता है कि जो ये डिस्टॉर्शन यानी कि ख़राब हो जाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर एंड ऑयल की। तो सिंपल सा है कि क्या होता है कि इसमें से नमी हमारी एब्जॉर्ब हो जाती है। अब देखिए ये सारी दोस्तों जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आप अच्छे से ही जानते होंगे। तो इस वजह से मुझे ऐसी जगहों पर क्या करना पड़ता है कि रीड ही करना पड़ता है आपको, मतलब बस, क्योंकि आपको ये चीज़ें मैं और भी पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ और ये चीज़ें आप समझते भी हैं। तो यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं समझता। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो कमेंट्स करके बता दीजिए कि इस जगह चीज़ सर हमें नहीं समझ में आता है, आप बता दीजिएगा। तो मैं इस चीज़ को कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन आपको दे दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर ऑफ ऑयल हो गया, तो किसी पदार्थ के सतह प्रतिरोध के वातावरण में उपस्थित नमी प्रभावित करती है। विद्युत रोधी पदार्थ खुले स्थानों पर, तेलयुक्त स्थानों पर लगे होते हैं। नमी और तेल के कारण पदार्थ का जो विद्युत रोधन है वो फेल हो जाता है। नमी या तेल विद्युत रोधन की सतह पर जमा होकर एक लीक पकड़ लेते हैं। अंत में सतह एकदम खराब होकर भंग हो जाती है और साथ ही क्या होता है कि विद्युत रोधन प्रतिरोध भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके बाद अगला क्या है, हाई टेम्परेचर। मैंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है किसी विद्युत रोधी पदार्थ में, क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर बढ़ने से विद्युत रोधन प्रतिरोध घट जाता है। गर्मी के दिनों में वातावरण का ताप अधिक होने के कारण विद्युत रोधन प्रतिरोध का भंजन यानी कि ब्रेकडाउन बहुत अधिक होता है। इसके बाद अगला क्या है कि एजिंग होने की, बहुत ज़्यादा आयु होना। तो समय के साथ साथ विद्युत रोधन जो प्रतिरोध होता है वो भी कम हो जाता है। विद्युत रोधन चालक में अधिक धारा प्रवाहित होने से, मतलब सूख जाने से, ऑक्सीकरण या किसी कारणवश विद्युत रोधी पदार्थ का प्रतिरोध घट जाता है। कुछ पदार्थ जैसे पोर्सिलीन, अभ्रक ही काफ़ी समय तक अपने विद्युत रोधन लगभग स्थायी रख सकते हैं। पेपर, सेलुलोज इत्यादि पदार्थ सूख जाने पर भंगुर हो जाते हैं तथा उच्च तापमान पर फटकर चूर्ण के रूप में बदल जाते हैं। यानी कि ये सारी ये मतलब टाइम के साथ किसी चीज़ का डिग्रीगेट होना, घटना, ये हमारा एजिंग कहलाता है। तो मशीनों में भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय तक चलती रहती है, उनका इंसुलेशन वगैरह कम हो जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। डस्ट वगैरह का डिपोजिशन यानी कि डस्ट, धूल वगैरह जम जाती है। तो कार्बन के कारण धातुओं की धूल, कीचड़ आदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने की प्रकृति ही ये विद्युत रोधन की आंतरिक एवं बाह्य शक्ति पर जमा होकर विद्युत रोधन क्षेत्र में संरेखित हो जाती है, जिससे विद्युत रोधी पदार्थ के प्रतिरोध कम होकर उसमें चालकता के गुण आ जाते हैं। अप्लाइड वोल्टेज यानी कि कितना आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो विद्युत रोधी पदार्थों में प्रयुक्त वोल्टता विद्युत रोधन प्रतिरोध के मान को प्रभावित करती है। 500, 1000 वोल्ट या फिर 2500 या फिर 5000 के मेगर द्वारा मापा जाता है। विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान निश्चित ही भिन्न भिन्न होता है। अत्यधिक वाइब्रेशन यानी कि एक्सेसिव वाइब्रेशन, तो अत्यधिक कंपन के कारण भी विद्युत रोधी पदार्थ की जो सतह होती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। सतह सरफेस मतलब काफ़ी रफ हो जाती है, कमज़ोर, अंत में सहन क्षमता की कमी के कारण खराब हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसमें किसी भी उपकरण में निर्धारित वोल्टता में अधिक वोल्टता प्रयुक्त करने पर विद्युत रोधन का ब्रेकडाउन हो जाता है। इस प्रकार विद्युत रोधी जो गुण है वो नष्ट हो जाता है। विद्युत रोधी पदार्थ के किसी टुकड़े को दो चालक पदार्थ के मध्य लगाकर पार्श्व में वोल्टता बढ़ाई जाए तो किसी निश्चित वोल्टता पर विद्युत रोधन में छिद्र हो जाता है और इस वोल्टता को क्या करते हैं, पंचर वोल्टता कहते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कि जब हम लोग पंचर टेस्ट करते हैं, यानी कितनी वोल्टेज हमारी कोई इंसुलेशन वो सहन कर सकती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पंचर टेस्ट बोलते हैं। और जो वोल्टेज लगाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पंचर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, पंचर वोल्टेज बोलते हैं। इसमें पदार्थ की मोटाई का भाग देखकर पदार्थ का विद्युत सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे भंजक गुण को पदार्थ का विद्युत सामर्थ्य, वह न्यूनतम वोल्टेज जिस पर पदार्थ के विद्युत रोधन गुण नष्ट हो जाएं, भंजक वोल्टता कहलाता है। और इसकी इकाई क्या होती है, किलो वोल्ट पर mm। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि जिस न्यूनतम वोल्टेज पर पदार्थ के विद्युत रोधन गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भंजक वोल्टता कहलाता है। और इसकी इकाई किलो वोल्ट प्रति मीटर कहलाती है। लीक पकड़ना, किसी भी ठोस विद्युत रोधन का भंजक होने से, जलने से, पदार्थ के पिघलने से उनमें अनियमित छेद बन जाता है। अब यदि छिद्रयुक्त नमूने का कम वोल्टता में सप्लाई दे तो विसर्जित धारा पहले से ही भंजक पथ का अनुसरण करती है तथा ठोस विद्युत रोधी पदार्थ विद्युत रोधन गुण खो देते हैं। इसे लीक पकड़ना कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए सारी चीज़ें तो देखिए दोस्तों रीड करने ही वाली हैं, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा समझाने लायक है नहीं, तो इस वजह से मैं नहीं समझाता। लीक पकड़ना क्या होता है, तो किसी ठोस विद्युत रोधन का भंजक हो जाने से या फिर जलने से या फिर पदार्थ के पिघलने से उसमें क्या होता है, अनियमित छेद बन जाते हैं। अब ये यदि इस छिद्रयुक्त नमूने को कम वोल्टता पर भी सप्लाई दें तो उससे क्या होता है, विसर्जित धारा पहले से ही भंजक पथ का क्या करती है, अनुसरण करती है। ठोस विद्युत रोधी पदार्थ अपने विद्युत रोधन गुण खो देते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीक करना बोलते हैं। ठीक है, या फिर लीक पकड़ना कहते हैं। आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं कि इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस है उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं।
तो विद्युत रोधी पदार्थों पर तेल और नमी तथा धूल गंदगी या चिपक कर उसमें अवरोधी गुण को नष्ट कर देते हैं। ऐसे अशुद्धियों को अनुरक्षण के दौरान साफ करते रहना चाहिए। संस्थापन पूर्व परीक्षण के दौरान विद्युत उपकरणों तथा मशीनों को सुखाना चाहिए तथा विद्युत रोधी पदार्थ की सतह से नमी सूख जाए, यानी कि प्रॉपर वहाँ पर अगर कहीं पर जो विद्युत रोधन है नमी तेल वगैरह साफ़ सफाई प्रॉपर करते हैं उसको भी अच्छे से सुखाते रहें। तापक्रम का वृद्धि से हमें ये देखा गया है कि विद्युत रोधन जो प्रतिरोध का मान होता है वो कम होता है, अतः उचित अनुरक्षण प्रॉपर मेंटेनेंस उसका ऑपरेशन जो एक कंडीशन में होता है उसके अंतर्गत करना चाहिए। उपकरणों के तापमान का निर्माण कंपनी के निर्देश के अनुसार निर्धारित स्तर पर रखना चाहिए, यानी कि जो कंपनी से जिस कंपनी से ले रहे होते हैं तो उसने सारे के सारे अपने स्पेसिफिकेशन में बताया होता है कि इतने वोल्टेज या फिर इतने टेम्परेचर तक आप मशीन को ऑपरेट करिएगा, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके अनुसार ही हम लोग मशीन को ऑपरेट करना चाहिए। यदि विद्युत मशीनों का प्रचालन यदि निर्धारित अधिकतम वोल्टता स्तर जो निर्माणकारी फर्म के निर्देशानुसार है तक वोल्टता से किया जाए तो विद्युत रोधन में सुधार किया जा सकता है। मशीनों को ठोस और अच्छी गुणवत्ता की नींव के व्यवस्था सभी भाग कैसे हुए, बुशिंग ठीक है और अच्छी तरीके से संरेखित साफ सुविधाएं प्रदान करके मशीनों को कंपन को कम कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा प्रॉपर जो मोटर साफ या लोड साफ की जो अलाइनमेंट होता है संरेखन होता है उसको भी याद में हम लोग रखते हैं। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इसमें देखा कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसको में कैसे कमी हो जाती है, उसको कैसे हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ये सारा हम लोगों ने इस वीडियो में देखा दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी ये इसका अगर आप PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पॉलीटेक्निक जो लर्निंग 77 पॉलीटेक्निक लर्निंग 77 ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो जाइए। अदरवाइज इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी दे रखी है दोस्तों। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट उस चैनल पे आपको टेलीग्राम चैनल वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस बुक की PDF या फिर हैंड रिटेन नोट्स ये सारे के सारे वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अगर कहीं पर आपको लगता है ऐसा कुछ कहीं पर कि मुझे चीज़ें नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप जाइए कमेंट्स करके भी बता सकते हैं या फिर वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज मुझे कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों।